हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो हम बीडीटीएच के सीजन 5 बीत गया था, जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो यारो बाकी लोग तो यहाँ से पहले ही चले गए थे, क्योंकि आज के दिन का उनसे कोई भी लेना देना तो था नहीं। लेकिन जजों की सीट में बैठे हुए गुली और अन्य एल्डर जो कि जजों की सीट में थे, वो इतने ज्यादा भाग्यशाली नहीं थे, क्योंकि उन्हें यहाँ बैठकर चीजों को कल के लिए प्रिपेयर करना था और चीजों को कल के लिए रेडी करना था। इसके बाद हमें रात के एक सराया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सामने दो ह्यूमन फिगर बैठी हुई थी और ये दो ह्यूमन फिगर बेई और सामने मोडी होते हैं। हालांकि इनका बिहेवियर बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहा था और ये एक दूसरे से काफी ज्यादा अलर्ट भी थे। मोडी ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन से निकलने से पहले बेई को यहाँ मिलने के लिए निमंत्रण भेजा था। हालांकि बेई को भी नहीं पता था कि आखिरकार इसने उसे बुलाया क्यों था, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मोडी ने कहा था कि अगर वो जियोयान से बदला लेना चाहता है तो वो उसे यहाँ पर आकर मिले। अब जबकि बेई यहाँ पे आ गया था तो मोडी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में बेई को देखते हुए कहता है कि आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। तभी बेई कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यान जियो मर जाए, क्योंकि उसने मेरी काफी सारी डिसरिस्पेक्ट की और साथ ही साथ मेरे फ्रेम एसेंस को भी अब्जॉर्ब किया है, इसीलिए उसको इसका भुगतान अपनी लाइफ को देकर करना पड़ेगा। तभी मोडी भी स्माइल करके कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं तब तो ये काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा था क्योंकि जियो यान सॉरी यान जियो आपके अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मेंबर है, इसीलिए आप मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर हम दोनों हाथ मिला लेते हैं तो जियो यान को मारना ज्यादा कठिन नहीं होने वाला है। तभी बेई सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी शर्तें क्या हैं, जिसमें मोडी थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी मुद्दे की बात पर आ जाएगा। इसलिए वो स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर बेई आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे यहाँ पे कुछ और मामलों में बात करना चाहता हूँ जो कि यान जियो से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनते ही बेई काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे पता था मोडी पावर और स्ट्रेंथ दोनों में ही बेई यही से काफी ज्यादा आगे था, फिर भला उसे क्या चाहिए होगा। इसीलिए वो बेई की तरफ देखता है। ये देखकर मोडी समझ जाता है और इसके बाद कहता है, ब्रदर बेई क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक अच्छी लाइफ बिता रहे हो। हालांकि मैं देख सकता हूँ कि एल्डर गूली के साथ तुम्हारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, साथ ही साथ मुझे डर है कि यान जियो के मन में तुम्हारे लिए जो नफरत है वो भी गूली के कारण ही है। ये सुनकर बेई कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिसमें मोडी कहता है कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस समय तुम नुकसान में हो और जब तक प्रेसिडेंट गूली होगा तब तक तुम्हें खुद को प्रेजेंट करने का चांस कभी नहीं मिलेगा। जिसमें बेई कहता है कि मुझे पता था कि तुम बिना किसी मोटिव के तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, इसीलिए बताओ कि आखिरकार तुम्हारा मोटिव क्या है। जिसमें मोडी स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं सीधा मामले पे आता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प यानजियो को मारने के लिए करूंगा क्योंकि मुझे कोई मिल गया है। साथ ही साथ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम अल्केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन भी बन जाओ। हालांकि इसमें मेरे केवल दो ही उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो यानजियो की सारी हेवनली फ्लेम्स मेरी होंगी। जिसमें बेई के फेस इंप्रेशन तो चेंज होते हैं, लेकिन वो सिर हिलाते हुए कहता है, ये आप पर निर्भर करता है। आप अगर यानजियो को मारने के लिए मेरी हेल्प करेंगे तो मैंने पहले ही हेवनली फ्लेम के बारे में अनुमान लगा लिया है। आप और क्या चाहते हैं। जिसपे उसके मुंह पे एविल स्माइल आती है और इसके बाद वो बेई की तरफ देखते हुए कहता है कि हम दोनों जब एल्केमी कंपटीशन में होंगे तो आपको मुझसे हारना होगा। ये सुनने के बाद तो बेई मेज पे तेजी से हाथ को मारता है, जिसके बाद वो मेज राख में बदल जाती है और इसके बाद वो गुस्से में खड़ा होकर मोडी की तरफ देखता है और इसके बाद उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मोडी अगर आपको कोई उंगली पकड़ाए तो आपको सिर तक नहीं चढ़ना चाहिए। जिसमें मोडी स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर पर चढ़ना चाहता हूँ। हालांकि अगर आपको गूली को मारना है और उससे बदला लेना है तो आपको मुझसे हारना ही होगा। मुझे लगता है कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि गूली ने ही यानजियो को यहाँ पे इनवाइट किया है। तभी बेई को याद आता है कि साउथ सिटी के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि कहा गया था अगर एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के अंदर एशियन सोइस सिटी का एल्डर सदन अराइवल सिटी से हार गया तो एल्केमिस्ट एसोसिएशन को सदन अराइवल के सिटी के किसी मेंबर के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब कि उनकी जगह पर सदन सिटी का कोई भी आएगा और वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन का चीफ बन जाएगा। और क्योंकि गूली अपने आप को उस पोजीशन से हटता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जोयान को इनवाइट किया था। इसके बाद बेई कहता है कि अगर मैं इसमें तुम्हारा साथ देता हूँ तो तुम चेयरमैन की सीट को भी छीन लोगे मुझसे। जिसमें मोडी स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। हालांकि आपको एग्रीमेंट को नहीं भूलना चाहिए जो आपने मुझसे किया है।
जिसपे बेई मोडी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या मुझे पता चल सकता है कि आप यानजियो पर अटैक कैसे करने वाले हैं। जिसपे वो कहता है कि मैंने यानजियो की निगरानी के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है, अगर जोयान कोई भी कदम उठाएगा तो वो मुझे पहले ही पता चल जाएगा। यहाँ मोडी और बेई जोयान से निपटने के तरीके बना रहे थे और वहाँ जोयान अपने सराया में लौट आया था और बिस्तर में बैठते ही वो तुरंत ही हंसने लगता है और इसके बाद अपने हाथ को फ्लिप करके वही रेड गोल्डन क्रिस्टल निकालता है जो कि स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल होता है और यह फायर टाइप क्रिस्टल होता है। जोयान इस क्रिस्टल के साथ अपने थर्ड एल्यूजनरी बॉडी को रिफाइन करने वाला था। जोयान ने अपने फर्स्ट क्रिस्टल जो कि हिडन क्लाउड पवेलियन से लिया था, उससे उसने फर्स्ट क्लोन को पावरफुल किया था। जिसके बाद जोयान को दूसरा क्रिस्टल मिला था लीगन से, जिसके कारण जोयान ने दूसरी एल्यूजनरी बॉडी को पावरफुल किया था। इसके बाद जोयान को ये तीसरा क्रिस्टल मिला है जिससे वो तीसरी को पावरफुल कर सकता है और जोयान के पास टोटल है 9 एल्यूजनरी बॉडी। मैंने आपको क्लियर कर दिया ये चीज़, कहीं ये आप लोग कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में। मोडी ने सोचा था कि स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल को ज्यादा कीमती नहीं माना जा सकता, इसीलिए उसने इसे दांव पर लगा दिया था। हालांकि जोयान के लिए तो ये बहुत ज्यादा ही कीमती था। हालांकि ये क्रिस्टल जोयान के लिए तो पूरी तरीके से बेकार था, लेकिन जोयान की एल्यूजनरी बॉडी के लिए ये काफी ज्यादा काम का होने वाला था। इसी के बाद जोयान अपने बिस्तर से खड़ा होकर खिड़की की तरफ चला जाता है और इसके बाद आसमान की तरफ देखने लगता है और जोयान अपनी इविल स्माइल को पास करता है। जिसके बाद वो तुरंत ही मुड़कर दरवाजे की तरफ देखता है और इसके बाद जोयान चुपचाप उस दरवाजे के सामने जाता है और अगले ही पल जोयान की आंखों से एक फ्लैश निकलती है और वो दरवाजा तुरंत ही टूटकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जोयान ने फील कर लिया था कि वहां पे डोर में कोई फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है, इसीलिए जोयान ने ऐसा किया था। और इसके बाद जोयान स्माइल करते हुए कहता है, एकमात्र 9 स्टार डूसेंग लेवल का वॉरियर मुझ पर अटैक करने की हिम्मत करता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है? ये देखकर उस ह्यूमन फिगर के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में जोयान उसे सेंस कर पाएगा, जबकि उसने किसी मेथड के यूज करके अपने ऑरे को हाइड कर लिया था। हालांकि वो कुछ सोच पाता कि तभी जोयान उसे चारों तरफ से सील कर देता है और ये एक हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर की पावर होती है जो कि एक एलाइट डूसेंग लेवल के वॉरियर को सील करने में कैपेबल थी। जोयान की फॉर्मेशन के कारण उसे काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है और साथ ही साथ उसकी फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बैकलैश के कारण वो तुरंत ही खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड भी हो जाता है। हालांकि जोयान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते और जोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फॉर्मेशन तुम क्रिएट कर रहे थे वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मोडी मुझसे एशियन स्वेज सिटी में नहीं लड़ना चाहता है। जोयान की बात को सुनकर वो ह्यूमन फिगर काफी ज्यादा बुरी तरीके से डर जाती है और कांपने लगती है और साथ ही साथ बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है। उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज थी और वो कांपते हुए जोयान के सामने बोलता है, तुम क्या करने की स्ट्रेटजी बना रहे हो? मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि तुम भले ही मुझसे पावरफुल क्यों ना हो, तुम्हें मुझे मारना नहीं चाहिए। और वो अपनी बात को पूरी कर ही नहीं पाया था कि जोयान की आंखों से आग का फ्लैश निकलता है और वो आदमी तुरंत ही राख में बदल जाता है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने सराय से बाहर निकलकर एशियन स्वेज सिटी के बाहर निकलता है और खाली हवा में खड़ा हो जाता है। जोयान के सराया से गायब होने के बाद वहां पे एक और ह्यूमन फिगर दिखाई देती है जो कि पहले सराया को देखती है। इसके बाद जोयान जिस डायरेक्शन में गया था उस डायरेक्शन को देखती है और इसके बाद जल्दी से वो वहां से गायब हो जाता है। और कुछ ही टाइम के बाद वो मोडी के सामने अपेयर होकर घुटने टेकते हुए उसे हर एक बात को विस्तार से बता देता है। ये सुनकर मोडी कहता है, क्या कहा? बूमा होई मर चुका है। और इतना कहने के बाद ही मोडी काफी ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही साथ उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है। मोडी की हालत को देखकर बेई काफी ज्यादा दंग रह जाता है और इसके बाद वो मोडी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ओल्ड घोस्ट, तुमने वास्तव में यानजियो की निगरानी के लिए वो मोहोई को भेजा था। मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें यानजियो की पावर के बारे में पता नहीं था। क्या तुम सच में उस साथी को नाराज करना चाहते हो? जिस पे मोडी कहता है कि मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि यानजियो एक एल्केमिस्ट है और वो उसके सामने अपने ऑरा को छिपा नहीं पाएगा, इसीलिए आपको इसके लिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको इसके लिए यानजियो को दोष देना चाहिए। ये सुनकर बेई और भी ज्यादा नाराज होते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे दोष देते हो। अगर वो व्यक्ति तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आता है तो तुम मुझे इसमें नहीं खींच सकते, क्योंकि मैं इस मामले से पूरी तरीके से अनजान हूँ। मोडी बेई की बात को सुनकर काफी ज्यादा नाराज होता है। हालांकि वो स्माइल करते हुए कहता है कि क्या आपको लगता है कि आप इससे बच सकते हैं? अगर आप हमारे बीच में हुए एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते हैं तो बाद में फिर मुझे ढूंढने मत आइएगा। जिसमें बेई कहता है, आप
और इसके बाद वो कुछ कहना तो चाहता था लेकिन चुप होकर अपना मुंह मोड़ लेता है। ये देखकर मोडी उस ह्यूमन फिगर की तरफ देखता है जो कि अभी अभी अपेयर हुआ था और घुटने टेके हुए था, और इसके बाद काफी ज्यादा क्लियरिटी से कहता है, जाओ बांग कुई और फैंग जुन को कहो कि वो यानजियो से जाकर निपटे। मुझे लगता है कि वो दोनों यानजियो के लिए काफी होंगे। ये सुनकर वो ह्यूमन फिगर तुरंत ही अपना सिर हिलाती है और इसके बाद वहां से गायब हो जाती है। बेई भी इन दोनों नामों को जानता था और इसीलिए ये नाम सुनते ही वो तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप उन दोनों को इनवाइट करेंगे। उन दोनों के लिए यानचियो को मारना कोई भी कठिन काम नहीं होने वाला है, क्योंकि उसे पता था कि बांगकुई और फेंग सुन दोनों 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर हैं। साथ ही साथ दोनों एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ उनके डुइकुई कौशल या कि डुइकुई स्किल जिनका वो प्रैक्टिस करते हैं एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। मतलब एक ही डुइकुई मेथड के 2 पार्ट हैं और दोनों ने एक एक का प्रैक्टिस किया है। अगर वो दोनों एक ही साथ जियोयान पर अटैक करेंगे तो जियोयान को मारना कठिन नहीं होगा। जिसके बाद मोडी और बेई तेजी से स्माइल कर देते हैं और इसके बाद हमें 2 ओल्ड मैन दिखाए जाते हैं जो कि उसी डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं जिस डायरेक्शन पे जियोयान गया था। इसके बाद हमें जियोयान दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ की चोटी पर क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था और उसका और अब पहले ही उसके पीक लेवल तक पहुंच चुका था। जिसके बाद जियोयान स्माइल करते हुए अपने हाथ को फ्लिप करता है और उसके हाथ में स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल दिखाई देता है। जिसके बाद जियोयान स्माइल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने एल्यूजनरी क्लोन्स को तुरंत ही वहां पर इकट्ठा करता है। जियोयान अपने एल्यूजनरी क्लोन्स को देखकर स्माइल करता है। इसके बाद जियोयान का स्कारलेट फ्लेम क्रिस्टल तेजी से जियोयान के हाथ से गायब होकर उसके एल्यूजनरी बॉडी की तरफ सूट हो जाता है। जिसके बाद जियोयान अपने आप को फोकस करता है और इसके बाद उसकी हेवनली फ्लेम जियोयान की बॉडी से बाहर निकल कर एक कलरफुल फायर ड्रैगन में चेंज होकर आसमान में उड़ जाता है। जियोयान बहुत जल्दी उस फ्लेम क्रिस्टल को रिफाइन करके उसमें एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है और इसके बाद उन दोनों को मिलाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर और हेवनली फ्लेम का यूज करने लगता है। साथ ही साथ जियोयान ये कई बार कर चुका था, इसीलिए जियोयान को पता था कि अब उसे इतने ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। इसी के बाद जियोयान के एक थॉट के साथ जियोयान की स्पिरिचुअल पावर से एक पाइथन क्रिएट होता है जो कि जियोयान के फायर ड्रैगन के साथ तेजी से उसकी एल्यूजनरी बॉडी में मिक्स होने लगता है और फ्यूज होने लगता है। जियोयान इस टाइम पे बिल्कुल एक ड्रैगन ट्राइब के मेंबर की तरह ही लग रहा था और जियोयान की बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन भी थी। तो अगर इस टाइम पे कोई ड्रैगन ट्राइब का मेंबर जियोयान को देखता तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के यही सोचता कि जियोयान ड्रैगन ट्राइब का ही मेंबर है। जियोयान का आखिरकार फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद एक फायर ड्रैगन क्रिएट करता है जो कि जियोयान की एल्यूजनरी बॉडी पे जाकर अटैक करता है, जिससे जियोयान की एल्यूजनरी बॉडी तेजी से उड़ते हुए पीछे की तरफ जाती है। हालांकि जियोयान की इस तीसरी एल्यूजनरी बॉडी में जियोयान ने हर एक पॉइंट को नोटिस किया था और उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल बनाया था, लेकिन फिर भी उसकी ये इमेजिनरी बॉडी डूजोंग के बराबर ही पावरफुल थी और इस टक्कर के कारण जियोयान को बॉडी में पेन फील हुआ था क्योंकि ये जियोयान की बॉडी का ही पार्ट था। हालांकि जियोयान इसे जल्दी से इग्नोर करके अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद जियोयान एक थॉट के साथ वापस से अपनी इमेजिनरी बॉडी को बुलाता है। जिसके बाद जियोयान के एक ही थॉट के साथ वो फ्लेम ड्रैगन जियोयान की एल्यूजनरी बॉडी पर एक बार फिर से अटैक करता है। जिसके बाद अवतार का या कि एल्यूजनरी बॉडी का वही हाल होता है जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था। जियोयान आखिरकार इसे 10 घंटे तक रिपीट करता है और अब तक तो सुबह भी हो गई थी और उसी के साथ आसमान में आखिरकार बादल जमने लगते हैं, जिसे देखकर जियोयान समझ गया था कि अब बस लाइटिंग होने वाली है और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट था जियोयान के एल्यूजनरी बॉडी का। जियोयान उस लाइटिंग को देखकर स्माइल करता है और इसके बाद तेजी से अपने एल्यूजनरी क्लोन को देखता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही दिखाई दे रहा था। जियोयान का एल्यूजनरी क्लोन अब तक डूसेंग लेवल के 8 स्टार तक पहुंच चुका था और डूसेंग लेवल के 9 स्टार तक पहुंचने से बस एक ही कदम दूर था। हालांकि जियोयान को नहीं पता था कि क्या वो इस लाइटिंग क्लैश को ऑब्जर्व करने के बाद 9 लेवल तक पहुंच पाएगा या उससे ज्यादा या कि उससे कम। हालांकि जियोयान कहता है कि आओ और मुझे देखने दो कि लाइटिंग आप में कितनी ज्यादा पावर है, और इसके बाद जियोयान अपने एल्यूजनरी क्लोन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और जिसके बाद लाइटिंग का एक ड्रैगन तुरंत ही आसमान से निकलकर जियोयान के एल्यूजनरी बॉडी की तरफ सूट हो जाता है। ये देखकर जियोयान की एल्यूजनरी बॉडी तुरंत ही आसमान की तरफ देखती है और अपना पावरफुल पंच क्रिएट करके उस लाइटिंग ड्रैगन के मुंह पे मारती है। जिसके बाद एक ब्लास्ट की आवाज आती है और लाइटिंग ड्रैगन 1000 टुकड़ों में चेंज होकर इस दुनिया से गायब हो जाता है। और इसी के साथ जियोयान अपनी एल्यूजनरी बॉडी के अंदर बढ़ती हुई पावर को भी फील कर सकता था। ये देखकर वो लाइटिंग के ऊपर स्माइल करता है और कहता है, क्यों, क्या केवल इतनी
नेचुरल पावर है। ये तो मेरी एल्यूजनरी बॉडी पे खरोच और खुजली भी नहीं कर पा रही, एक बार फिर से आओ। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि जोयान उस लाइटिंग को और भी ज्यादा एग्रो और एरिक नाराज कर रहा हो, जिसके कारण वो लाइटिंग और क्लाउड काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और अगले ही मूवमेंट में सैकड़ों लाइटिंग जोयान की एल्यूजनरी बॉडी पर अटैक कर देती है। यह देखकर आखिरकार जोयान भी सीरियस हो जाता है और इसके बाद जोयान अपने ही एल्यूजनरी क्लोन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जोयान को पता था कि अगर उसका ये एल्यूजनरी क्लोन 100+ इन लाइटिंग्स को बर्दाश्त कर लेता है तो वो 100% ही 9 रैंक पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। हालांकि इतने सारी लाइटिंग को एक ही झटके में सहना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था। जुआन तुरंत ही अपने एल्यूजनरी क्लोन की तरफ देखता और एक पावरफुल पंच जुआन का एल्यूजनरी क्लोन वापस से लाइटिंग की तरफ फेंकता है, जिससे लाइटिंग में एक धमाका होता है और काफी सारे लाइटिंग थंडर तुरंत ही चकनाचूर होकर उस एल्यूजनरी क्लोन की बॉडी के अंदर गायब हो जाते हैं। हालांकि जुआन ने अभी भी देखा था कि उसकी एल्यूजनरी क्लोन काफी ज्यादा वीक है और वो इन सभी 100+ लाइटिंग का एक साथ तो सामना नहीं कर पाएगी, इसीलिए जोयान एक एक करके अटैक कर करके एक एक करके अब्जॉर्व कर रहा था। लेकिन अब तक जोयान भी एग्जॉस्ट हो चुका था और जोयान की बॉडी की पावर भी काफी कम थी, इसीलिए जोयान अपनी बॉडी की पूरी पावर का इस्तेमाल करके एक और पंच क्रिएट करता है और उसका लास्ट पंच भी तेजी से उस लाइटिंग की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण वो लाइटिंग तुरंत ही ब्लास्ट हो जाती है और साथ ही साथ जोयान का जो एल्यूजनरी क्लोन होता है वो भी अनकंट्रोल होकर जमीन में जाकर गिर पड़ता है। हालांकि उसी मोमेंट में आसमान में 100+ लाइटिंग थंडर एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं और वो तेजी से लाइटिंग पाइथन में चेंज हो जाते हैं। वो लाइटिंग थंडर तेजी से दहाड़ते हुए जोयान की एल्यूजनरी बॉडी की तरफ शूट हो जाते हैं, जिसके कारण अचानक से जोयान की कसकर बंद आंखें खुल जाती है और जोयान की बॉडी से काफी ज्यादा रिच ऑरा फूट पड़ता है और जिसके बाद जोयान के आसपास की लाइटिंग तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस कॉम्प्लिकेटेड टाइम पे या कहूँ तो काफी ज्यादा प्रीसियस मूवमेंट पे जोयान की एल्यूजनरी बॉडी ने ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो 9 डूसेंग लेवल तक पहुंच चुकी थी। हालांकि जोयान अभी भी काफी ज्यादा सीरियस था, क्योंकि उसे पता था कि ये फिर भी अभी तक 100+ लाइटिंग ड्रैगन का सामना नहीं कर पाएगी, वो भी इतनी ज्यादा आसानी से। यही सोचकर जोयान अपने दिल में थोड़ा सा प्रेशर को फील करता है। हालांकि तभी बादलों में तेजी से गड़गड़ाहट की आवाज आती है और एक पावरफुल लाइटिंग जोयान के एल्यूजनरी क्लोन की तरफ फिर से शूट हो जाती है। जोयान उस लाइटिंग ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था और इसके बाद जोयान तुरंत एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसके बाद उसकी एल्यूजनरी क्लोन में एक हैवी जोयान रूलर दिखाई देता है, जिसके बाद जोयान 6 जॉइंट बॉडी रूलर का यूज करता है। हालांकि तब तक वो पाइथन जोयान की एल्यूजनरी बॉडी को खा चुका निगलने ही वाला था। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट काफी ज्यादा प्रीसियस होने वाला था कि तभी अचानक से जोयान अपनी पूरी पावर के साथ उस लाइटिंग ड्रैगन पे अटैक करता है और वो लाइटिंग ड्रैगन एक ही मूवमेंट के साथ तुरंत ही डिस्ट्रॉय होकर गायब हो जाता है। ये देखकर जोयान को अचानक से काफी बड़ा झटका लगता है और जोयान को ये सब एक सपने की तरह ही लग रहा था, क्योंकि जोयान को पता था कि वो लाइटिंग ड्रैगन कितना ज्यादा खतरनाक था। हालांकि भले ही वो जोयान के लिए कोई बड़ा खतरा ना रहा हो, लेकिन जोयान के एल्यूजनरी क्लोन के लिए तो वो काफी ज्यादा खतरनाक था। हालांकि जोयान को ये पता नहीं था कि आखिरकार उस लास्ट मूवमेंट पे हुआ क्या था, और यही देखकर जोयान अपने सिर को नीचे करता है तो तुरंत ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे जोयान के हाथ में होता है उसका लिटिल गोल्ड। और जोयान को पता था कि इस दुनिया में केवल लिटिल गोल्ड ही है जो कि इतनी पावरफुल लाइटिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये देखकर जोयान स्माइल से लिटिल गोल्ड को सहलाता है और उसको अपने हाथों के चारों तरफ लपेटता है और उसके साथ थोड़ा खेलता है, जिसपे लिटिल गोल्ड भी जोयान की उंगली से अपना सिर रगड़ता है और जोयान के साथ अपना प्यार जाहिर कर रहा होता है। ये देखकर जोयान कहता है लिटिल गोल्ड थैंक यू। जोयान के मुंह से जो वर्ड निकले थे, ये देखकर जो लिटिल गोल्ड की बॉडी अचानक से साइन होती है, जैसे कि वो समझ गया हो कि जोयान ने क्या कहा है। और इसके बाद जोयान वापस से स्माइल करके लिटिल गोल्ड को अपनी बाह में वापस से अब्जॉर्व कर लेता है और इसके बाद आसमान की तरफ देखता है तो वो क्लाउड पूरी तरीके से गायब हो चुके थे और अब तक दोपहर भी हो चुकी थी। जिसके बाद जोयान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और अपने तीनों ही एल्यूजनरी क्लोन्स को देखता है, जो कि अभी तक उसके सामने आ चुके थे। अब जोयान का जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला था वो था इन तीनों इमेजिनरी क्लोन्स को एक दूसरे में फ्यूज करना, जो कि काफी ज्यादा इजी होने वाला था। हालांकि इसके लिए सिर्फ जोयान को एक ही चीज की जरूरत थी और वो था टाइम। जब तक जोयान के पास पर्याप्त टाइम होगा, वो इन एल्यूजनरी क्लोन्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर पाएगा और उन्हें एक बॉडी में क्रिएट कर पाएगा।
आखिरकार जोयान की ये प्रोसेस भी कंप्लीट होती है और जोयान के वो तीनों इमेजिनरी क्लोन एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं और इसके बाद 10,000 किलोमीटर दूर हमें आखिरकार दो ह्यूमन फिगर दिखाई देती है जो कि उसी तरफ आ रही थी। जोयान को भी उन दोनों की आभा और ऑरा फील हो जाता है, जिसके बाद जोयान उन्हीं की डायरेक्शन में देखते हुए कहता है, दो 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर मोडी, तुमने मुझसे निपटने के लिए वास्तव में इन लोगों को भेजा है तो मैंने एक्सेप्ट करूंगा। और इसके बाद जोयान एक ईविल स्माइल को पास करता है क्योंकि जोयान अपने से दूर दो ब्लैक डॉट को देख सकता था जो कि सीधा ही उसी की तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक पर्सन जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है यान जियो। ये वर्ड जोयान जैसे ही सुनता है तो स्माइल करते हुए उसको तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं यान जियो नहीं हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। जिसपे वो स्माइल करते हुए कहता है कि अब तुम्हें भला छिपने की जरूरत क्यों है, ये सब बेकार है। जिसपे जोयान समझ जाता है कि वो अगर यहाँ पे सच भी बोलता है तो भी इनमें से कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। तभी वो ओल्ड मैन जोयान की तरफ देखते हुए कहता है कि मिस्टर यान जियो, मेरा मानना है कि आपको पहले ही पता होगा कि हम दोनों साथी यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसपे जोयान अपना सिर उठाकर उन दोनों ही ओल्ड मैन को देखता है तो उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। ये देखकर जोयान स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगता है कि मोडी ने आपको यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है। जिसपे वो दोनों ही ओल्ड मैन एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं और इसके बाद कहते हैं, मैं फैंग जुन हूँ और ये बांग कुई है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि क्या सर यान जियो हम दोनों को जानते हैं। जिसपे जोयान सीधा ही जवाब देता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। ये सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और इसके बाद फैंग जुन स्माइल करते हुए कहता है, यह साथी है। और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते कुछ देर में आप जान जाएंगे। हम दोनों ही हाफ मार्शल एम्पर लेवल के 7 स्टार पर हैं। मुझे पता है कि आपके पास एक पावरफुल डू स्किल भी है जो कि आपको 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर का सामना करने के लिए भी कैपेबल बनाती है। हालांकि हम दोनों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप उस डू स्किल का यूज कर पाएंगे। उनकी बात को सुनकर जोयान बिल्कुल भी टेंशन फ्री और चिल दिखाई देता है, जैसे कि वो दोनों किसी और की बात कर रहे हो। और इसके बाद जोयान कहता है, तो क्या। ये सुनकर फैंग जुन जोयान की तरफ देखता है और इसके बाद धीरे से कहता है, तो हम दोनों आपको एक रिस्पेक्टेड मौत देंगे और इससे हमें अपनी पावर को भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप अपने आप को मार डालो। ये सुनकर जोयान स्माइल करता है और इसके बाद उनकी तरफ देखते हुए अपना सिर उठा, 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर उसको कभी भी स्पीड में बीट नहीं कर पाएंगे। और इसी का हेल्प से जोयान एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म को वापस से रिक्रिएट कर पाएगा और ये काफी ज्यादा आसान होने वाला था जोयान के लिए। लेकिन जोयान को पता था कि एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म केवल उनमें से एक को ही बीट कर सकता है और साथ ही साथ इसमें जोयान की काफी ज्यादा एनर्जी भी यूज हो जाएगी, जिसके बाद जोयान के पास वहां से भागने का ही मौका होगा। लेकिन अगर जोयान आज यहाँ पर इन दोनों को ही मार डालता है तो फ्यूचर में मोडी जोयान के सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जोयान को शांत देखकर वो दोनों लोग तेजी से जोयान की तरफ देखते हुए चिल्लाते हैं और कहते हैं, यान जियो, क्योंकि आप हम दोनों से लड़ना चाहते हैं इसीलिए हम दोनों आपको अपनी पावर को शो करके दिखाएंगे कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और इतना कहने के बाद ही फैंग जुन तुरंत ही जोयान की तरफ बढ़ जाता है। फैंग जुन जोयान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड टाइप डू स्किल है, तो मुझे देखने दो कि क्या वो मेरे डोमेन को बीट कर सकती है या नहीं। और इसके बाद वो अपने कोल्ड आइस डोमेन को ओपन कर देता है। डोमेन के बारे में तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते होंगे, ये अपना ही एक अलग एरिया होता है। जैसा आप नहीं कहते मेरे अड्डे में आकर मिल लेना, तो वैसे ये अपना एक अड्डा होता है जहाँ पे कुत्ता भी शेर होता है। जिन्होंने भी सोलो स्टार या कि सोल लैंड को देखा उन्हें डोमेन के बारे में अच्छे से पता होगा। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही फैंग जुन अपने आइस डोमेन को ओपन करता है तो तुरंत ही फैंग जुन का ब्लैक कलर का लबादा या कि कपड़ा चकनाचूर हो जाता है और इसके बाद उसके पूरे शरीर में आइस का कवच का एक सेट आ जाता है। उस बर्फ के आर्मर के अपीयर होते ही आसपास 1000 मीटर का दायरा तुरंत ही बर्फ में चेंज हो जाता है और साथ ही साथ वहां से काफी ज्यादा कोल्ड ऑरा रिलीज हो रहा होता है। ये देखकर बताया जा सकता था कि आइस कोल्ड डोमेन कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला था। उस आइस कोल्ड डोमेन के ओपन होते ही जोयान भी फील कर सकता था कि आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो गया है और इस टेम्परेचर को देखते हुए ये संभावना भी थी कि फायर टाइप रैंक 9 का मैजिकल बीस्ट भी 2 सांसों के अंदर ही यहाँ पर जम जाएगा। हालांकि आसपास की जगह को देखकर जोयान के फेस इंप्रेशन में थोड़ा बदलाव तो आया था,
लेकिन ये इतना भी नहीं था, क्योंकि जोयान जिस चीज से सबसे ज्यादा कम डरता था वो थी आइस। क्योंकि आप सभी को पता है और हम सभी को पता है कि जोयान के पास है हेवनली फ्लेम, और हेवनली फ्लेम के सामने ठंड चाहे कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो वो पूरी तरीके से बेकार थी। कुछ मूवमेंट के अंदर ही आइस कोल्ड डोमेन जोयान की बॉडी के चारों तरफ फैल जाती है, और इसके बाद फैंग जुन जोयान के शरीर के दाएं बाएं घूम रहा होता है, और इसके बाद एक अटैक करता है जो कि होता है कोल्ड आइस पाम। और इसके बाद एक आइस पाम जोयान की तरफ बढ़ने लगती है। जोयान पहले ही बर्फ से चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे जोयान की मूवमेंट और हरकत करने की स्पीड थोड़ा सा धीमी हो गई। हालांकि जोयान तुरंत ही पीछे की तरफ जाता है और इसके बाद तेजी से अपनी हेवनली फ्लेम की पावर को इकट्ठा करके बाहर की तरफ शो करता है, जिससे जोयान के आसपास की बर्फ तेजी से ही पिघल जाती है। ये देखकर जोयान भी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने आज हेवनली फ्लेम की ट्रू पावर को देखा था जो कि इतनी ज्यादा बीस्ट लेवल की थी, जिससे जोयान भी डर गया था, क्योंकि इसने विदिन सेकंड टेम्परेचर को इतना ज्यादा हाई कर दिया था कि बर्फ कपल ऑफ सेकंड में ही पिघल गई थी। हालांकि फैंग जुन 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर था। भले ही जोयान के पास हेवनली फ्लेम क्यों ना हो, वो अपनी ताकत के साथ जोयान से बिल्कुल भी नहीं डरता था। जब कुत्ते की मौत आती है तो वो सीधा गाड़ी के सामने भागता है। सीधी सी एक बात जान लो, अगर कोई जोयान के साथ आ गया है फाइट करने और वो जोयान का एनिमी है, तो फिर वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का हो, चाहे डाउडी लेवल का हो, चाहे ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का हो, वो जोयान के हाथों मरेगा ही मरेगा। अब चाहे कभी जोयान की हेवनली फ्लेम पावरफुल हो जाए, चाहे उसकी मदद गुयू कर दे, या चाहे आसमान से कोई उतर के उसकी हेल्प कर दे, लेकिन जोयान को कुछ भी नहीं हो सकता। चलो वापस लौटते हैं। फैंग जुन तेजी से अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है, जिसके कारण उसका आइस कोल्ड पाम जोयान की तरफ बढ़ने लगता है, और इसके कारण आसपास की हवा और स्पेस भी जमता जा रहा था। हालांकि जोयान उसके उस अटैक को बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए अपना राइट हैंड आगे की तरफ करता है, जिसमें हेवनली फ्लेम इकट्ठा होने लगती है, जिसके बाद जोयान अटैक करता है। जिसके बाद जोयान का हेवनली फ्लेम से बना हुआ पाम सीधा जाकर कोल्ड आइस पाम से टकरा जाता है। हालांकि जोयान का ये डू स्किल नहीं था, बल्कि ये जोयान की सिर्फ हेवनली फ्लेम की ही पावर थी। फैंग जुन जैसे ही जोयान के अटैक को देखता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, और उसे बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि जोयान की पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अगले ही मूवमेंट वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा कर तेजी से जीरो में कन्वर्ट होते हैं, और वहां पे स्पेस में फ्लक्चुएशन भी होने लगता है। फैंग जुन जोयान के ऑरे से थोड़ा सा हिल भी गया था। हालांकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जोयान उसके साथ फाइट करने का और लड़ने का रास्ता चूज करेगा, जो देखकर वो समझ गया था कि जोयान वास्तव में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और वो किसी से भी नहीं डरता है। और अगर जोयान को ऐसे ही आगे बढ़ने दिया गया तो फ्यूचर में वो इस कॉन्टिनेंट को लीड जरूर करेगा, और यहाँ के पावरफुल लोगों में एक नाम उसका भी जरूर होगा। हालांकि दुर्भाग्य से आज वो दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, इसीलिए अब वो जोयान को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, और अपनी पूरी ताकत के साथ ही जोयान को आज यहीं पर मारना चाहता था। हालांकि ये लोग कितने ज्यादा ईमानदार है, देख रहे हो, मारने के लिए दो लोग आए लेकिन एक एक बारी बारी से लड़ेगा। अरे भाई दोनों लड़ो, काम खत्म करो। लेकिन राइटर एक फाइट को 6 चैप्टर तक चलाएगा। अभी ये लड़ेगा, वो आराम कर रहा है, फिर जब ये थक जाएगा कुट पिट के तो दूसरा लड़ने लगेगा, फिर जब दूसरा कुट पिट के थकेगा तो फिर पहला लड़ने लगेगा। राइटर के अपने नशे हैं। हालांकि फैंग जुन जैसे ही जोयान के बारे में सोचता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस होकर तुरंत ही अपने राइट हैंड को आगे की तरफ बढ़ाते हुए जोयान पर अटैक कर देता है। उस अटैक को देखकर जोयान तुरंत ही समझ जाता है कि ये एक पावरफुल अटैक है, जिसके कारण जोयान फील करता है कि उसकी बॉडी में काफी सारे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, और इसके बाद जोयान की बॉडी अनकंट्रोल होकर पीछे की तरफ उड़ जाती है। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा सीरियस भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की वॉरियर की पावर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अबनॉर्मल थी। और भले ही यहाँ पे जोयान खुद था, उसे इस अटैक को जबरदस्ती रोकना काफी ज्यादा कठिन होने वाला था। जोयान तुरंत ही अपने एक ही थॉट के साथ अपनी हेवनली फ्लेम को उस अटैक की तरफ चार्ज करता है, जिसके बाद जोयान की हेवनली फ्लेम तेजी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद जोयान अपनी उड़ती हुई बॉडी को भी तेजी से कंट्रोल करके हवा में खड़ा होता है, और इसके बाद फैंग जुन को देखता है। इस फर्स्ट एक्सचेंज में जोयान काफी नुकसान में था, जिसके कारण जोयान इस साथी को अपने दिल में हमेशा ही याद रखने वाला था। यहाँ पे फैंग जुन भी जोयान को देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और हेल्पलेस फील कर रहा होता है, क्योंकि उसने फील किया था कि उसने जोयान की बॉडी के अंदर जो हिडन पावर को डाला था उसे वास्तव में जोयान के हेवनली फ्लेम ने काफी स्पीड के साथ रिफाइन कर दिया था,
जिसके कारण फेंग जुन को अपने दिल में काफी बड़ा झटका लगा था और इसके बाद वो अपने ही दिल में कहता है कि ये यान जियो वास्तव में एक अब नॉर्मल पर्सन है। इसके मेथड वाकई में काफी ज्यादा अनोखे और यूनिक हैं। फेंग जुन को पता था कि इस बार जियो यान को हराना आसान नहीं होगा। तो इसी के साथ ये फाइट अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी फाइट को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी पूरी फाइट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे लगता है कि 3-4 चैप्टर और एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और रात के 11-12 बजे तक मैं सिर्फ एक्सप्लेन ही करता रह जाऊंगा, तो वीडियो ही नहीं बना पाऊंगा। इसलिए ये वीडियो को हम यहीं पर एंड करता है। ओके, अरे थोड़ा सा इंतजार कर लो यार, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। बस आंख बंद करके सोना ही तो है। मॉर्निंग में 11-12 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा, तो बस चिल करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। गुड नाइट।